गुड मॉर्निंग एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में जाना था, तो फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण में हमने पढ़ा क्या था। तो हमने म्यूचुअल इंडक्शन में देखा था कि दो कॉइल होती हैं। पहली वाली कॉइल में आप करंट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जिसके कारण फील्ड बदल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से क्या होता है आपको पता है। दूसरी वाली कॉइल में यानी कि जो दूसरी कॉइल है उसमें क्या होता है, उसके अंदर हमारा फ्लक्स लिंकेज हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या आ जाता है, वैद्युत वाहक बल आ जाता है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। यही हमने देखा था। तो हमने यहाँ सारी की सारी चीजें चर्चा कर ली थी। हमने ये देखा था कि म्यूचुअल इंडक्शन के हिसाब से जो हमारा कोफिशिएंट होता है m, तो पहली वाली कॉइल में हम करंट दौड़ाते हैं और दूसरी वाली कॉइल में फ्लक्स लेके चले जाते हैं। इस तरीके से हमें याद रखना है। अगर मैं m के मान की बात करूं तो m हो जाएगा N2 phi2 बटा I1, जहां पर I1 का मतलब क्या है, I1 का है पहली वाली कुंडली के अंदर की धारा, है ना। I1 का मतलब क्या है, पहली वाली कुंडली के अंदर की धारा। N2 का मतलब क्या है, दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या। और phi2 का मतलब क्या है, phi2 है हमारे चुंबकीय फ्लक्स, है ना। यहाँ से हमने m निकाली। नाउ अगर मैं बात यहाँ पर करूं कि अगर मैं I1 का मान 1 एम्पियर मान लेता हूं, ठीक है, तो m जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, phi2 के बराबर आ जाएगा। क्योंकि लेट अस कंसीडर कि चलो एक ही टर्न है, दूसरी कॉइल पे सिर्फ एक ही फेरा है, एक फेरे की संख्या कितनी, एक फेरा है। तो m किसके बराबर हो जाएगा, phi2, यानी कि जब व्हेन यूनिट करंट flows in the primary coil, then the induced, या मैं कह सकता हूं then the coefficient of mutual induction, then the coefficient of mutual induction is equal to the magnetic flux। क्या कह रहे हैं, जब प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाह करती हो, तो अन्योन्य प्रेरण का गुणांक चुंबकीय फ्लक्स के समान होता है। जल्दी से नोट कर ले, बात एक कुंडली है ना। तो ये सारी बातें थी जो हमने जानी। ना इसके आगे की बात करते हैं। अब हमने ये तो देखो सारी की सारी चीजें जान ली थी, ठीक है, एम की बात, क्योंकि हम इससे एक और चीज जनरेट कर रहे हैं, एक फॉर्मूला और बनाना सिखा रहा हूँ आपको यहाँ से। तो इस चीज को तो ऐसे ही रहने देंगे। अब ध्यान से सुने, हमने फराडे का नियम पढ़ा था, एंड फराडे ने अपने नियम में कहा था कि अगर आपको प्रेरित वैद्युत वाहक बल लाना है, यानी कि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ लेके आना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको फ्लक्स में चेंज करना होगा। यानी कि फ्लक्स का जो चेंज होता है वो हमारे प्रेरित वैद्युत वाहक बल को लेके आता है। नाउ बात करते हैं कि कैसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल आता है, यानी कि हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की कहानी। इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल।
हमें पता है फैराडे जी ने कहा था कि भैया माइनस एन डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी करने से हमें क्या मिलता है, ईएमएफ मिलता है। अब ईएमएफ कौन सी कुंडली में मिला भाई, दूसरी कुंडली में, क्योंकि यहाँ दो कुंडलियां थी। तो यहाँ पर कौन सा टर्न लेना पड़ेगा, हमें N2 लेना पड़ेगा। हम E2 को E2 ही छोड़ देते हैं, माइनस को माइनस कर देते हैं और N2 को इस डेल्टा के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं फाई2 के साथ, नीचे डेल्टा टी ऐसे का ऐसे। तो आप गौर से देखें कि N2 फाई2 का मान इस प्रथम समीकरण से यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से कितना है, तो E2 बराबर E2 माइनस की जगह माइनस, डेल्टा की जगह डेल्टा, और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mi1 अपॉन डेल्टा टी। ना आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस E2 के मान को निकाल लेते हैं। तो देखो m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो m डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ये बन जाएगा हमारा प्रेरित वैद्युत वाहक बल का समीकरण, जिसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ। इसको हम विपरीत वैद्युत वाहक बल कहते हैं। फटाफट से नोट करें इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम यहाँ पे यूं भी रखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, प्रथम या पहले समीकरण द्वारा। हमने पहला समीकरण लगाया था, तो N2 फाई2 का मान उठा के यहाँ लगाया। चलिए जल्दी से नोट करें इसे। तो ये सारी कहानी थी बैक ईएमएफ की, इसको ही हम कहते हैं विपरीत वैद्युत वाहक बल। ठीक है, ये छोटी सी कहानी आपको याद रखनी है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं ना। यहाँ पर इस चीज को मिटाते हुए आगे बात करते हैं, क्योंकि ये तो हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। देखिए, हमने दोबारा लिखना है E2 बराबर माइनस का m डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी। अगर समय बहुत ही छोटा हो, यानी कि 0 होने ही वाला हो, तो हमारा ईएमएफ बन जाएगा माइनस m di1 अपॉन dt, जहां पर इस di बाई dt को हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा के परिवर्तन की दर, इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करें। अब देखिए, हमने यहाँ पर ये तो देख लिया कि भाई di बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, यानी कि समय के साथ साथ जैसे 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 धारा परिवर्तित करेगी, वैसे 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 क्या करता है, हमारा ईएमएफ भी चेंज होगा। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। अब देखिए, मैंने दोबारा इस फॉर्मूले को E2 बराबर माइनस m di बाई dt। अगर मैं कहूं कि di बाई dt यानी कि धारा के परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाए, यानी कि ईएमएफ जो वैद्युत वाहक बल है वो m के बराबर आ जाएगा न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, मैं माइनस का साइन यहाँ पर हटा रहा हूँ। सर ये माइनस साइन आप क्यों हटा रहे हो, तो माइनस साइन हटाते इसलिए क्योंकि माइनस साइन तो वैसे भी हमें क्या बता रहा है, दिशा ही बता रहा है, डायरेक्शन ही तो बता रहा है। कि माइनस साइन हमें क्या बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है ईएमएफ की, तो ईएमएफ हमेशा अपोजिट फ्लो करता है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ई किसके इक्वल आ गया, माइनस एम। यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to coefficient of mutual induction when rate of change of electric current is 1 ampere पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो जो को अन्योन्य प्रेरण का गुणांक है
वही हमारा वैद्युत वाहक बल के समान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब धारा के परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड हो, या मैं कह सकता हूं 1 एम्पियर प्रति सेकंड, तो अन्योन्य प्रेरण का गुणांक प्रेरित वैद्युत वाहक बल के समान होता है। तो देखो जब 1 एम्पियर पर सेकंड आया तो ये E2 और M बराबर होगा, यानी कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है यानी कि अन्योन्य प्रेरण का गुणांक है वो प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर हो गया। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। तो जब हमारे पास 1 एम्पियर पर सेकंड धारा बहेगी तो उस समय जो है हमारे पास ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर हो जाएगा, यानी कि अन्योन्य प्रेरण के गुणांक के बराबर हो जाएगा। ना इसके आगे देखते हैं कि अभी हमने यहाँ तो ये देख लिया भाई, हमने क्या देखा कि E2 बराबर होता है -m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां से ना एक सवाल और बनता है, वो ये बनता है कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि अन्योन्य प्रेरण की इकाई, तो अन्योन्य प्रेरण की इकाई क्या होगी, इंडक्शन की यूनिट क्या होगी, वो होती है हेनरी। हेनरी, ठीक है, हेनरी इसकी इकाई होती है। सेल्फ इंडक्शन की भी हेनरी होती है और इनकी भी हेनरी ही होती है। ये बात याद रखिएगा ना। बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होंगी, छोटी इकाइयां क्या होंगी, तो छोटी इकाई होंगी जैसे मिली हेनरी, तो 1 मिली हेनरी के अंदर 10 की घात -3 हेनरी। माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी के अंदर 10 की घात -6। याद रखना इसको मिली बोलते हैं, इसको माइक्रो कहते हैं। ये है मिली, ये है माइक्रो। ठीक है, जल्दी से नोट करें, फिर मैं आपको इसका विमीय सूत्र बताता हूं। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे इसके विमीय सूत्र की। तो फिर से हम क्या करेंगे, दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे, E बराबर -m डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी। सर एक काम करिए, m का वैल्यू निकालना है तो m को अकेला छोड़ दीजिए। मैं माइनस को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, अभी माइनस को हटा रहा हूँ। उसके पीछे कारण क्या है माइनस को हटाने का, क्योंकि माइनस तो सिर्फ दिशा बता रहा है, माइनस का विमीय सूत्र से क्या लेना देना। ठीक है, तो माइनस हटा देते हैं तो m का मान आ जाएगा E2 डेल्टा टी बटा डेल्टा I1, ये बन जाएगा। अब E क्या है, E हमारे पास होता है वोल्टेज। है सर वोल्टेज, हाँ बिल्कुल, यही तो हमारे पास प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, और वैद्युत वाहक बल एक हिसाब से वोल्टेज का ही काम करता है। तो वोल्टेज का विमीय सूत्र होता है कार्य बटे आवेश, से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इस E2 के लिए, यानी कि इस E2 के लिए हम क्या विमीय सूत्र लिखने वाले हैं, कार्य बटे आवेश। नाउ कार्य के लिए हम क्या लिखेंगे, कार्य का डायमेंशन याद रखना है सबको, ml/t-2, ml स्क्वायर t-2। वर्क का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t-2, और यहाँ पर हम आवेश को लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम, यानी कि देखो आवेश का मतलब क्या होता है, धारा गुणा समय। तो धारा गुणा समय को हम कैसे लिखेंगे, करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए टी। ठीक है, ये लिख दिया।
ठीक है सर। ना दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना, m की जगह m लिखना है, e की जगह ये पूरा चिपका दो, m l का स्क्वायर t माइनस 2, नीचे बैठा हुआ a और t, ये तो e2 की जगह आ गया। अब इस t की जगह क्या आएगा, एक t और आएगा, भाई इस t की जगह भी तो t आएगा, और नीचे जो करंट है, करंट का मतलब एम्पियर होता है, तो टाइम से टाइम मर गया, आया हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और a गुणा a हो जाएगा a का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एम एल का स्क्वायर टी माइनस 2 a माइनस 2। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि हेनरी या म्यूचुअल इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन, यानी कि आपसे स्वप्रेरण, आपसे अन्योन्य प्रेरण, या आपसे वैद्युत वाहक बल का, सॉरी हेनरी इंडक्शंस जिसको हम कह रहे हैं प्रेरण का, आपसे v में सूत्र पूछ लेता है, डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लेता है। हम इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं पूरा अच्छे से। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ज्यादा बढ़िया होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एम एल का स्क्वायर टी माइनस 2 a माइनस 2, यानी कि अन्योन्य प्रेरण का v में सूत्र क्या होता है, वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 a माइनस 2। याद रहे तो बढ़िया, वरना निकालना मैंने सिखा ही दिया, जल्दी से नोट कर ले। चलिए तो अब बात करते हैं आगे की, जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। दो सोलेनॉइड होंगी और ये दोनों सोलेनॉइड एक दूसरे के ऊपर को एक्सिस में लगी होंगी, यानी कि इनकी एक्सिस सेम होगी। ठीक है, एक्सिस सेम का मतलब ये होता है, एंड इनका हमें अन्योन्य प्रेरण निकालना है। तो ये हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और ये है P, यानी कि प्राथमिक कुंडली, और इसके अंदर हमने लगा दी दूसरी कुंडली जो कि सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया, और साथ साथ इसकी जो लंबाई है, यानी कि इसकी पूरी लंबाई यहां से यहां तक कितनी है, एल, एल इसकी लंबाई है। ठीक है, कितना, ए एरिया है, ए यहाँ पर क्षेत्रफल है, I1 यहाँ पे धारा प्रवाहित हुई है पहली कुंडली में। तो भाई हमें एक चीज पता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है प्राइमरी सोलेनॉइड में, यानी कि जो प्राथमिक परिनालिका है, उसमें कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट N1 I1। I1 यहाँ पे धारा है। ठीक है, आपको पता है ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है। तो N1 यानी कि प्राथमिक, तो करंट भी प्राथमिक का होगा, धारा भी प्राथमिक की होगी। ठीक है सर, समझ में आती है बात। आगे क्या किया, तो अब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, पाई बराबर बी गुणा ए, इसको ए से गुणा कर दो तो म्यू नॉट N1 I1 और ए आ जाएगा ए। जहां पर ए मैंने आपको क्या बताया, ए यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी कि क्षेत्र है। ठीक है सर, आगे की चर्चा करते हैं। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि मैंने इस n की जगह क्या रख दिया, n की जगह रखा मैंने n बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो फ्लक्स लिंकेजेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n से हमने इसे मल्टीप्लाई किया, हमारा फ्लक्स बन गया। नाउ फ्लक्स का फॉर्मूला होता है M2I2, ये हमने पढ़ी रखा है म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन, यानी कि अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा में। और यहाँ से M21 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2A बाय एल, यानी कि याद रखेंगे हम, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन बन जाएगा म्यू नॉट पहली कुंडली के फेरों की संख्या, दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या इनटू क्षेत्रफल बटा लंबाई एल। सिंपल, यहाँ पर और कुछ नहीं करना, तो हमारे पास ये आ गया। तो जब भी दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड हो, समान लंबाई की हो, जिनका क्षेत्रफल ए हो, तो जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकैलिटी करता है, यानी कि भाई जितना पहली कॉइल दूसरी को इंडक्शन दे रही होगी, उतना ही दूसरी कॉइल पहले को भी इंडक्शन दे। जितना पहली कुंडली दूसरे को क्या कर रही होगी, प्रेरित कर रही होगी, जितना प्रेरित वैद्युत वाहक बल दे रही होगी, उतना ही दूसरी पहली को भी दे रही होगी। ये बात ध्यान में रख, छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जल्दी से नोट कर लो।
सो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आती है, या आपको याद रखनी है, और ये वाली डेरिवेशन आपको करनी आती है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास में सारी चीजें बेसिक से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो बाय बाय एंड टेक केयर।